हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड दिस क्लास, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। अगर आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंफर्मेशन केवल वो स्टूडेंट्स करेंगे जो लाइव क्लास को वॉच कर रहे हैं या प्रीमियर क्लास को वॉच कर रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं डिस्कशन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये डिस्कशन मॉड्यूल सी के चैप्टर 22 को लेकर के, जिसमें फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं ट्रेजरी को रिलेटेड। तो ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लासेस हैं जिसमें हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रीवियस सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस मीन्स अगर आपने प्रीवियस सेशन को वॉच नहीं किया है और उसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो बेटर है कि पहले प्रीवियस सेशन को आप वॉच करिए और फिर आज के इस सेशन को ज्वाइन करिए। तो दैट वुड बी इन योर इंटरेस्ट, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे पाओगे। अदरवाइज अकेले क्वेश्चन में से आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन प्रीवियस सेशन कॉन्सेप्ट्स। CRR is maintained by bank as a legal requirement under which section of which act? तो ये हमारे वेरियस ऑप्शंस हैं जो CRR हम मेंटेन करते हैं। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है इनमें से कौन सा सेक्शन है, कौन सा एक्ट है? सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 RBI एक्ट, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 33(2) सबसेक्शन 2 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इंडियन बैंकिंग एक्ट। इस नाम का कोई एक्ट नहीं, सो दिस इज आउट। तो आपने चूज करना इनमें से यहां तक। तो व्हाट विल बी द आंसर? सो जब हमने CRR का डिस्कशन शुरू किया था तो सबसे पहले आपको यही बताया गया था कि रेलिवेंट सेक्शन कौन सा है। तो द रेलिवेंट सेक्शन इज सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 RBI एक्ट। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं बताया गया कि किस तरह के बैंकों के ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई करता है। तो ये जनरल क्वेश्चन है, इसीलिए हमारा जनरल आंसर रहेगा। हालांकि अगर वो बताता कि जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं तो फिर हमारा आंसर कोई और भी बन सकता था। Some of cooperative banks are required to maintain CRR according to provisions of which section? तो some of cooperative banks, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंकों की। तो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक वो जो CRR मेंटेन करते हैं इनमें से किस सेक्शन के मुताबिक मेंटेन करते हैं? तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। यस, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको बनता है कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सो व्हाट शैल बी द आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर रहेगा हमारा बी। तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। CRR इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स एज ए परसेंटेज ऑफ। जो CRR बैलेंस मेंटेन होता है वो किसके परसेंटेज के तौर के ऊपर मेंटेन होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट्स, या ग्रॉस रेवेन्यू? तो इट इज मेंटेन्ड एज ए परसेंटेज विद रेफरेंस टू, so it is with reference to net demand and time liabilities in India. इसके परसेंट के तौर के ऊपर। What type of authority is vested with the RBI under section 42 subsection 1A RBI Act?
इस सेक्शन के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कौन सी अथॉरिटी वेस्ट की हुई है? टू प्रेस्क्राइब इंक्रीमेंटल सीआरआर, टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, टू इशू करेंसी नोट, या टू अप्रूव मर्जर्स एंड एक्विजिशन इन द बैंकिंग सिस्टम। तो इस सेक्शन के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या अथॉरिटी वेस्टेड है अंडर दिस एक्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो अथॉरिटी वेस्टेड है वो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडिशनल सीआरआर मेंटेन करने का प्रेस्क्रिप्शन दे सकता है। तो इट इज ऑप्शन ए which is answer to prescribe additional CRR, incremental CRR. Additional balance under incremental CRR is calculated with reference to excess of total NDTL of bank as shown in the returns referred to in which section of which act over total of its NDTL at close of business on date specified in the notification. तो ये जो रिटर्न्स यहाँ पे रेफर की गई हैं ये किस सेक्शन की, किस एक्ट की रिटर्न्स हैं? सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 आरबीआई एक्ट, सेक्शन 18(1) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 33(2) बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या सेक्शन 10 इंडियन बैंकिंग एक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? ये रिटर्न्स कौन सी हैं? ये रिटर्न्स हैं सेक्शन 42 सब सेक्शन 2 की। तो ये रिटर्न्स हैं जो सीआरआर रिलेटेड रिटर्न्स हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एवरी शेड्यूल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक शैल मेंटेन इन इंडिया विद RBN which type of daily balance, the amount of which shall not be less than the prescribed percentage of bank's total NDTL in India as on of second preceding fortnight। तो यहाँ पे हमारे पास दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमने पूरा करना है और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए कौन से फिल इन द ब्लैंक्स हमारे यहाँ पे एप्रोप्रिएटली काम आने वाले हैं। सॉरी फ्रेंड्स। सो कौन से यहाँ पे काम आने वाले हैं हमारे? तो पहले तो है ये एवरेज डेली बैलेंस है और दूसरा यहाँ पे लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट है। तो एवरेज डेली बैलेंस ये आंसर हुआ। तो एवरेज हुआ, लास्ट फ्राइडे हुआ, तो दिस मीन ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर है क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 के अंदर संडे है। तो आंसर हमारा बनेगा एवरेज डेली बैलेंस एंड लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट। तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स कैन मेंटेन सीआरआर बैलेंस इन करंट अकाउंट विद, जो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सीआरआर बैलेंस को वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं करंट अकाउंट विद आरबीआई एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेबी एंड कमर्शियल बैंक, नेबार्ड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, IRDAI रीजनल रूरल बैंक्स। तो जो नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो सीआरआर के बैलेंस को कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? Where they can maintain this balance. So वो मेंटेन कर सकते हैं विद RBI एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। लोकल एरिया बैंक्स कैन मेंटेन सीआरआर बैलेंस इन करंट अकाउंट विद, जो लोकल एरिया बैंक है वो सीआरआर बैलेंस को कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? विद RBI एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, with RBI and cash balance with itself, with SEBI and commercial bank, with NABARD and cooperative credit society के साथ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकल एरिया बैंक्स वो सीआरआर के बैलेंस को कहाँ मेंटेन कर सकते हैं? होगा वो करंट अकाउंट, लेकिन वो करंट अकाउंट किसके पास होगा? सो दिस विल बी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकेंडली विद इट सेल्फ। लोकल एरिया बैंक अपने ही पास एक सीआरआर का अकाउंट ओपन कर लेगा और ये कैश उसमें मेंटेन करेगा। सो कैश बैलेंस विद इट सेल्फ।
So option B is our answer. Every scheduled bank, small finance bank and payment banks shall maintain minimum CRR of not less than how much % of required CRR on all days. तो जो रिक्वायर्ड CRR का कितने % बैलेंस ऑन ऑल डेज मिनिमम मेंटेन करना होगा किस पीरियड के अंदर? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो 80% रिपोर्टिंग फोर्टनाइट का, 90% रिपोर्टिंग फोर्टनाइट में, 75% डिस्क्लोजर में, 85% डिस्क्लोजर में. So during the disclosed fortnight, reporting fortnight, 80%, 90%, 85% या 75%. तो ये आंसर हमने आइडेंटिफाई करना है. तो कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट बनता है? सो एप्रोप्रिएट आंसर बनता है 90% और वो भी रिपोर्टिंग फोर्टनाइट में. तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर बनता है. टू कैलकुलेट NDTL, loans and borrowings from abroad by banks in India shall be reckoned as and shall be subject to reserve requirement. अगर कोई बैंक लोन लेता है, बोरिंग करता है फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, तो NDTL कैलकुलेशन के पर्पस के लिए उसको क्या कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर रिजर्व रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होंगी. Liabilities to others, assets with banking system, liabilities to foreign entities या liabilities to the government. तो हम ये बोरिंग करेंगे, लोन्स लेंगे फ्रॉम अब्रॉड और NDTL पर्पस के लिए उसका हम क्लासिफिकेशन कहाँ पे करेंगे? लाइबिलिटीज टू अदर्स में या एसेट विद बैंकिंग सिस्टम या लाइबिलिटी टू फॉरेन एंटिटीज या लाइबिलिटीज टू गवर्नमेंट. तो it will be classified as liability to others. Per tier 2 instruments raised and maintained in India or abroad shall be reckoned as for calculation of NDTL for the purpose of reserve requirement. अगर हमारी बोरिंग है, हमने फंड्स रेज किए हैं अपर टीयर 2 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, मे बी इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे NDTL कैलकुलेशन के लिए. और उसको कहाँ पे डालेंगे हम? एसेट विद बैंकिंग सिस्टम, लाइबिलिटीज टू अदर्स, एग्जेम्पशन है वो पूरी तरह से, या रिजर्व एसेट्स में. तो इनको हम कहाँ पे डालेंगे इनके अंदर? इसको एसेट कहेंगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, या लाइबिलिटी कहेंगे टू अदर्स, या एग्जेम्पशन कहेंगे, या रिजर्व एसेट्स कहेंगे. सो इट विल अगेन बी लाइबिलिटी टू अदर्स. तो इसको भी हम लाइबिलिटीज टू अदर्स में इंक्लूड करेंगे. फॉर कैलकुलेटिंग NDTL, द सम प्लेस्ड बाय बैंक्स फॉर इशूइंग ड्राफ्ट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड वारंट्स शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट, एंड बैंक्स शैल हैव ऑप्शन टू नेट देम ऑफ फ्रॉम इंटरबैंक लाइबिलिटीज. NDTL कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई बैंक प्लेस करता है किसी दूसरे बैंक के साथ ड्राफ्ट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड वारंट्स को इशू करने के लिए, तो उसको क्या ट्रीट करेंगे? और उसको नेट ऑफ भी किया जा सकता है फ्रॉम द इंटरबैंक लाइबिलिटीज. एसेट विद बैंकिंग सिस्टम या लाइबिलिटीज टू अदर्स या एक्सेप्शनल आइटम्स या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. तो क्या ट्रीट किया जाएगा उसको? क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या आंसर बनता है? तो इट विल बी एसेट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि ये पैसा किसी दूसरे बैंक में रखा गया है, तो किसी भी बैंक के लिए ये बन जाता है एसेट. तो एसेट विद बैंकिंग सिस्टम. फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू. इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? नो, इट इज नॉट एनफ. लेकिन दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग योर स्कोर. अगर आप फेल हो रहे हैं 48 मार्क्स लेकर के, 46 मार्क्स लेकर के, 45 मार्क्स लेकर के, 41 मार्क्स लेकर के, तो ये क्लास अगर आप रेगुलरली अटेंड करते हैं तो फिर आप फेल नहीं होंगे, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है. पास होने के लिए आपको फुल सिलेबस का कवरेज करना चाहिए. फुल सिलेबस अगर आप कवर कर रहे हैं बाय यूजिंग IIBF बुक्स,
तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनमें जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी आती है और उसके कारण आप उनको बार बार करते हैं, भूल जाते हैं, आपका बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अवेलेबल हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, लेकिन बहुत थोड़े हैं, काफ़ी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज़ तो ऑलमोस्ट आपको इन बुक्स के अंदर बहुत ही कम मिलेंगी, बहुत नहीं मिलेंगी, और इनके चलते आप बार बार पेपर्स में अपीयर होते हैं, फेल हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। अगर आप इन वीडियो लेसन को यूज़ करते हैं जिसमें क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वीडियो लेसन में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जिससे आपके ये दोनों इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाता है। केस स्टडीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CIB पास होने में, तो बहुत सारे केस स्टडीज़ विद सॉल्यूशन हमारे यहाँ से आपको मिल जाएंगे, तो आपके ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व हो जाएगी। तो अगर इतना कुछ अवेलेबल है तो इसके लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, वहाँ पे कोर्सेज पेज में जाएं और ये सब कुछ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप हमारी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस पर्पज़। फ्रेंड, आज का सेशन अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल है तो इसको लाइक करें ताकि YouTube इसको और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाए। आप हेल्प करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स कोलीग्स की तो इसके लिंक को शेयर कर लें। अगर आप हमारी बहुत सारी क्लासेस को मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न होगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा बेल आइकन के साथ, तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और कोई भी क्लास आप मिस ना कर रहे हों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट्स इशूड बाय एक्सेप्टिंग बैंक ऑन इट्स कॉरस्पॉन्डेंट बैंक अंडर रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम एंड रिमेनिंग अनपेड। उसको हम NDTL की कैलकुलेशन के लिए किस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे? बैलेंस अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट्स इशूड, तो जो ड्राफ्ट ऑलरेडी इशू हो चुके हैं तो उनको कहां पे दिखाएंगे? एसेट विद बैंकिंग सिस्टम या लायबिलिटी टू अदर्स इन इंडिया या रिजर्व एसेट्स या कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो एक है दूसरे बैंक के पास पैसा प्लेस कर देना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था, लेकिन यहाँ पे है कि ड्राफ्ट इशू किए जा चुके हैं बाय द एक्सेप्टिंग बैंक ऑन इट्स कॉरस्पॉन्डेंट बैंक, तो उनको हम कैसे रिकॉन करेंगे? एसेट दिखाएंगे, लायबिलिटी दिखाएंगे, रिजर्व दिखाएंगे या कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे? तो फ्रेंड्स, उनको हम दिखाएंगे लायबिलिटी टू अदर्स इन इंडिया। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड थे। अब हम आगे नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है? लायबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड फॉर NDTL कंप्यूटेशन। जब हम NDTL नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज को कैलकुलेट करते हैं तो कौन कौन सी वो लायबिलिटीज हैं जो इंक्लूड नहीं होती? तो यहां पे हम दो तरह की लायबिलिटी को देखेंगे। एक वो लायबिलिटी जिनको एक्सक्लूड किया जाता है, एक वो लायबिलिटी जो एग्जेम्प्टेड है। बेसिकली इनकी दो डिफरेंट क्लासेस हैं, मिक्स नहीं करना इनको। तो एक वो है जिनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं आउटराइटली। एक फ्रॉम टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि ये एग्जेम्प्टेड है, इसके ऊपर आप CRR बैलेंस मेंटेन ना करें। तो पहले हम बात कर रहे हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, यानी जिनको लायबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करना है NDTL की कैलकुलेशन के लिए। So liabilities mentioned below shall not form part of liabilities of the bank for CRR and SLR purpose। ना तो CRR पर्पस के लिए ना SLR पर्पस के लिए, कहीं पे भी उसको लायबिलिटी हम नहीं लेना, हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, रिजर्व्स ऑफ द बैंक, बोरिंग ऑफ द बैंक थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्वालिफाइंग फॉर Tier 1 कैपिटल एंड एडिशनल Tier 1 कैपिटल।
any credit balance in profit loss account of the bank, amount of any loan or refinance taken from RBI, Exim Bank, National Housing Bank, NABARD या SIDBI। तो ये वो सारी आइटम्स हैं जिनको हम टोटल लायबिलिटी से एक्सक्लूड कर देंगे। बैंक का पेड अप कैपिटल है, हमने बोरिंग की है इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, या क्रेडिट बैलेंस है हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर, या अमाउंट ऑफ लोन या रीफाइनेंस हमने लिया है इन इंस्टीट्यूशन से। सो दैट इज नंबर A1। A2 में क्या आएगा? फंड्स कलेक्टेड बाय वेरियस ब्रांचेस ऑफ द बैंक और अदर बैंक्स फॉर इशू एंड हेल्ड पेंडिंग फाइनलाइजेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल टियर 1 प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर हमने फंड्स कलेक्ट किए हैं हमारी अलग अलग ब्रांचों ने, या दूसरे बैंकों के पास वो पैसा हमारा पड़ा हुआ है जिसमें अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ अलॉटमेंट का एडिशनल टियर 1 प्रेफरेंस शेयर के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए इंक्लूड करेंगे। यानी इस पार्ट को तो हम एक्सक्लूड करेंगे लेकिन इस पार्ट को हम इंक्लूड करेंगे। A2 in case of state cooperative banks, district central cooperative banks, any loan taken from state government or national cooperative development corporation, any deposit of money representing reserve fund maintained by any cooperative society within the area of operation of the bank, तो ये अमाउंट हम एक्सक्लूड करेंगे। इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर एडवांस है टेकन इट बाय फ्रॉम कंसर्न स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो उसको भी हम एक्सक्लूड करेंगे। तो इनके केसेस में ये सारे का सारा कुछ एक्सक्लूड होगा। सो ये रूल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के केस के ऊपर एप्लीकेबल। In respect of any advance given by state cooperative banks, district central cooperative banks against balance maintained with it, तो such balance to the extent of amount outstanding in it, तो अगर कोई एडवांस गिवन है तो उस केस में उस एक्सटेंड तक ही उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। एनी एडवांस और अदर क्रेडिट अरेंजमेंट ड्रॉन and availed against approved security shall not be included in NDTL calculation for SLR purpose। तो SLR पर्पस के लिए इस अमाउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये है इन केस ऑफ शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और जो अदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो उनके केस में ना तो CRR के लिए ना SLR पर्पस के लिए इस अमाउंट को लिया जाएगा। तो यानी इन बैंकों के केस में जो शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं तो उनके केस में केवल SLR के पर्पस के लिए एक्सक्लूड होगा, लेकिन जो अदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं तो उनके लिए CRR के लिए भी और SLR दोनों के लिए एक्सक्लूड किया जाएगा। अब हम बात करते हैं RRBs की। In case of RRBs, any loan taken by such bank from its sponsor bank, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर किसी RRB ने अपने स्पॉन्सर बैंक से लोन ले रखा है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। Any advance taken by primary cooperative bank from state government, national cooperative development corporation, state cooperative bank of the state concerned or district central cooperative bank of the district concerned as also advance or any credit arrangement drawn or availed of against approved securities, तो ये भी उसमें से आउट हो जाएगा। अगर कोई एडवांस कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक लेता है स्टेट गवर्नमेंट से या नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, तो वो भी आउट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। In case of advance granted against any balance maintained by it by primary cooperative society, such balance to the extent of amount outstanding in respect of such advance will be excluded from NDTL for SLR purpose। तो अगर कोई एडवांस लिया है अगेंस्ट बैलेंस मेंटेन्ड विद इट बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक तो SLR पर्पस के लिए वो आउट हो जाएगा। किन केसेस में? शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंकों के केस में।
और लेकिन वो अगर शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, अदर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है, तो उस केस के अंदर नॉट ओनली एसएलआर बट सीआरआर पर्पस के लिए भी वो एक्सक्लूड हो जाएगा। एनी लोन or refinance taken by scheduled, non-scheduled commercial bank from NABFID will be excluded from NDTL calculation for CRR as well as SLR। अगर किसी बैंक ने लोन लिया है या रीफाइनेंस लिया है, चाहे वो शेड्यूल्ड बैंक हो चाहे वो नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, तो अगर वो लोन उन्होंने NABFID से लिया है, जो नेशनल बैंक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा फ्रॉम एनडीटीएल कैलकुलेशन। द लोन रीफाइनेंस टेकन बाय शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, तो यहां पे हम बात कर रहे थे कमर्शियल बैंक की। अगर वो कोऑपरेटिव बैंक है तो उसने लोन लिया है NABFID से, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा सीआरआर पर्पस के लिए, एसएलआर पर्पस के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर वो लोन रीफाइनेंस लिया है नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक ने, तो वो सीआरआर के लिए भी आउट हो जाएगा और एसएलआर के लिए भी आउट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं पूरी की पूरी, जो पेपर में जब पूछी जाएंगी तो फिर हमें इनको ध्यान में रखना होगा। और कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं जो एक्सक्लूड होंगी? नेट इनकम टैक्स प्रोविजन जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम DICGC टुवर्ड्स क्लेम्स एंड हेल्ड बाय बैंक पेंडिंग एडजस्टमेंट वो आउट हो जाएंगे। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ECGC बाय इन्वोकिंग गारंटीज वो आउट हो जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन एडहॉक सेटलमेंट ऑफ क्लेम पेंडिंग जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कोर्ट रिसीवर्स। Liabilities arising on account of utilizing Bankers Acceptance Facility, District Rural Development Agency DRDA subsidy kept in subsidy reserve account in the name of self-help group, subsidy released by NABARD under investment subsidy scheme for construction, renovation, expansion of rural godowns। तो ये सारे के सारे आउट हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। और क्या क्या एक्सक्लूड हो जाएगा? सब्सिडी रिलीज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विच इज केप्ट इन 0% फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, यानी जिसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। इफ टर्म्स एंड कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड बाय गवर्नमेंट एंड अकाउंटिंग और ऑपरेटिंग ट्रीटमेंट गिवन टू 0% FDR अकाउंट आर सेम एज दैट ऑफ 0% सब्सिडी रिजर्व फंड अकाउंट। तो समटाइम्स सब्सिडी रिसीव करते हैं जिसको FD में रख लिया जाता है विदाउट पेइंग इंटरेस्ट, और उतना एडिशनल लोन दे दिया जाता है। तो हम यहाँ पे उन सब्सिडीज की बात कर रहे हैं। नेट अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉस अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस अंडर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो इसको नेट अनरियलाइज्ड बेसिस के ऊपर लेना है। कोई भी गेन होता है, कोई भी लॉस होता है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के कारण। Income flows received in advance like annual fees and other charges which are not refundable। अगर इनकम हमें मिलती है एडवांस के अंदर, एनुअल फी का इनकम वो हो सकता है, दूसरे चार्जेस का इनकम हो सकता है, लेकिन वो हमें इन एडवांस मिल गई है और वो रिफंडेबल नहीं है, तो उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बिल रीडिस्काउंटेड बाय ए बैंक विद एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज अप्रूव्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बिल्स को रीडिस्काउंट करवाते हैं एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर्पस के लिए अप्रूव किया है, तो वो अमाउंट भी एक्सक्लूड हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ NDTL। Amount received by eligible banks from NCGTC by invoking guarantee towards claims and pending adjustment thereof। अगर हमारे पास कोई अमाउंट आता है, NCGTC की गारंटी हमने पैसा डिमांड कर लिया, फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन लोन्स हैं, मुद्रा के लोन्स हैं, अगर हमने वहाँ गारंटी का पैसा मांग लिया है और क्लेम हमें मिल चुका है, लेकिन क्लेम का अमाउंट अभी पेंडिंग एडजस्टमेंट है,
तो उसको भी हम एक्सक्लूड कर देंगे फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ NDTL। यानी ब्रॉडली आपने नोट किया कि बहुत सारी आइटम्स हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम डिमांड टाइम लायबिलिटीज टू कैलकुलेट नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, इन सभी को एक बार फिर आप जरूर देख लेना, सो दैट पेपर में इनमें से जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से आप इनके आंसर प्रोवाइड कर सको। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर देना, सो वहीं पे सूटेबली हम आपको आंसर कर देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे आप मेल करेंगे तो हम आपको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। हमारी क्लासेस अगर आप मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और साथ में बेल आइकन को पुश नहीं किया है। तो चैनल को इमीडिएटली विदाउट लॉस ऑफ टाइम सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को पुश कर दें, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाएं और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो ये काम इमीडिएटली कर दीजिए। तो चलिए इस डिस्कशन को, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन, हम उसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेसन ऑल्सो, और इसके जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।